बच्चों, कल मैंने आपको कूलाम का नियम समझाया था और कूलाम के नियम के दो न्यूमेरिकल लगवाए थे। अब हम आपको कूलाम के नियम की शर्तें समझाते हैं। तो कूलाम के नियम की पहली शर्त है कि यह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। अब बिंदु आवेश क्या कहलाते हैं? बिंदु आवेश कहलाते हैं जिनका आकार उनकी दूरी की अपेक्षा नगण्य होता है, तो इसे बिंदु आवेश कहते हैं। जिनका आकार, जैसे 1-1 मिलीमीटर की ये गोलियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखी हूं। 1-1 मिलीमीटर की गोलियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखी हूं। बिंदु आवेश की जो गोलियां हैं ये 1 मीटर की दूरी पर रखी हूं, तो इनको हम बिंदु आवेश कहते हैं। तो बिंदु आवेश का तात्पर्य है कि जिसका आकार उसके बीच की दूरी की अपेक्षा नगण्य होता है, तो इसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। तो कूलाम का नियम सभी बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, माने ये केवल जो बिंदु आवेश है उनके लिए लागू होता है, और जो बड़ी आकार की वस्तुएं हैं जिनका आकार अधिक है बीच की दूरी की अपेक्षा, उसके लिए लागू नहीं होता। दूसरा नियम है ये नाभिकीय दूरी, माने नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो नाभिक के अंदर लागू नहीं होता। 10 की घात नाभिक की दूरी होती है वो 10 की घात 15 मीटर की कोट की होती है, तो नाभिक के अंदर लागू नहीं होता, नाभिक से बाहर लागू होता है, नाभिक से अधिक दूरियों पर लागू होता है। तो दूसरी स्थिति है ये नाभिकीय दूरी, माने जिसका मान है नाभिक का आकार लगभग 10 की घात 15 मीटर की कोटि का होता है, इससे अधिक दूरियों के लिए लागू होता है। तीसरा नियम है यह कूलामीय बल केंद्रीय बल है। जो कूलाम का नियम है, जो हम विद्युत बल निकालते हैं, यह केंद्रीय बल है, इसलिए विद्युत बल संरक्षी है। तो यह कूलाम के नियम की 3 शर्तें हैं। अब हम कूलाम के नियम का आपको सदिश रूप समझाते हैं। तो कूलाम के नियम के सदिश रूप को इस चित्रण में मैंने प्रतिरूपित किया है, प्रदर्शित किया है। तो इस प्रथम चित्र में, चित्र 1 में जो दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 ये समान प्रकृति के, दोनों धन हैं, दोनों ऋण भी हो सकते हैं, तो समान प्रकृति के हैं। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो Q1 पर लगेगा प्रतिकर्षण बल, इसको हम कहेंगे F12 कहलाएगा। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल, और इतना ही बल Q2 पर लगेगा, तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21 कहलाएगा। अब इस चित्र 2 में एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, तो ये विपरीत प्रकृति के हैं। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, तो Q1 पर जो Q2 के कारण लगने वाला आकर्षण बल होगा, ये होगा वेक्टर F12, और ये आकर्षण बल है, एक दूसरे की ओर लगेगा, ये प्रतिकर्षण बल है, एक दूसरे से दूर हटेगा। अब हम इसका सूत्र लिखते हैं। Q1 पर जो चित्र था, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल ये कहलाएगा F12, 1 पर 2 के कारण, 1 पर माने Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर, जहां R12 जो यूनिट वेक्टर है, एकांक वेक्टर है, यह है Q1 का Q2 के सापेक्ष एकांक वेक्टर बराबर वेक्टर R12 बटे उसका परिमाण माने R12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
वेक्टर r12 बटे वेक्टर r12 का मापांक ये कहलाता है। तो जो वेक्टर r12 है ये कहलाता है q1 का q2 के सापेक्ष स्थित वेक्टर एवं r12 का जो मापांक है ये दूरी कहलाती है q1 और q2 के बीच की दूरी। इसी प्रकार q2 पर q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल, इसको हम लिखेंगे F21। q2 पर q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q1 q2 बटे r21 का स्क्वायर, r21 एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर। जो r21 है इसको हम कहते हैं q2 का q1 के सापेक्ष एकांक वेक्टर। R21 कैप जो कहलाता है ये कहलाता है q2 का q1 के सापेक्ष एकांक वेक्टर बराबर वेक्टर r21 बटे r21 माने मापांक मान। इसको भी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर r21 बटे r21 का मापांक मॉडुलस मापांक, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो जो r21 है वेक्टर r21 है ये q2 का q1 के सापेक्ष स्थित वेक्टर कहलाता है, और जो ये मापांक है ये दूरी ही होती है। तो ये r21 ये q2 व q1 के बीच की दूरी है, तो ये दोनों मान बराबर होते हैं, ये और ये मान बराबर होते हैं, ये और ये मान। तो हम इसमें देखते हैं कि दोनों बल एक दूसरे के बराबर व विपरीत होते हैं। तो प्रतिकर्षण बल हैं तब भी दोनों बल बराबर होंगे, माने q1 का q2 के सापेक्ष बल और q2 का q1 के सापेक्ष बल, तो दोनों बल एक दूसरे के बराबर व विपरीत होते हैं। अतः F12 बराबर माइनस F21। अब यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण इस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब मैं आपको समझाता हूं, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, इसका उदाहरण ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कई आवेश हैं q1 q2 q3, तो इसके लिए भी ये लागू होता है, और इसके लिए भी लागू होता है। एक चतुर्भुज है, इसमें भी कई आवेश हैं q1 q2 q3 q4, तो ये निकाय कई आवेशों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार के निकायों के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। तो इसका मतलब है यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हो, चाहे त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, जिसके शीर्ष पर कई आवेश रखे हों, तो इस प्रकार को निकाय को हम कहते हैं कि यह निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है। तो एक चित्र में एक निकाय है, जो यह निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है। कई आवेश q1 q2 q3 q4 इन चार आवेशों से मिलकर बना है। तो इसके किसी एक आवेश से q1 पर लगने वाला विद्युत बल, q1 पर लगने वाला विद्युत बल वेक्टर F1 बराबर q2 के कारण q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 प्लस q3 के कारण q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F13 प्लस q4 के कारण q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F14 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से कई आवेशों से मिलकर बना है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q1 q2 बटे r12 स्क्वायर, r12 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q1 q3 बटे r13 स्क्वायर, r13 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q1
Q4/R14 स्क्वायर R14 यूनिट वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें जो कॉमन है, इन सब में Q1 कॉमन है और 1/4πε0 कॉमन है, तो ये हो जाएगा Q1/4πε0 के Q2/R12 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q3/R13 स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर प्लस Q4/R14 स्क्वायर R14 यूनिट वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। इस आधार पर हम किसी भी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की गणना हम कर सकते हैं। तो यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कि जो वैद्युत बल होता है वो या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। तो वैद्युत बल आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव आकर्षण बल होता है। अब तो पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर है, दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2, उन पर आवेश q1 व q2 हैं और उनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो वैद्युत बल होगा ये होगा Fe बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जो 1/4πε0 है, इसका मान आपने पढ़ा था कल, ये होता है 9 गुणा 10 की घात 9। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसी प्रकार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर होता है, आपने पढ़ा है कैपिटल G m1 m2 बटे R स्क्वायर, जहां कैपिटल G कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और कैपिटल G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 m1 m2 बटे R स्क्वायर। अब हम इनकी तुलना करेंगे तो Fe में Fg का भाग दे देंगे, इसमें इसका भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ऊपर वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और नीचे वाला ये हो जाएगा। इसमें ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा ये 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 और नीचे बचेगा बटे 6.67 × 10⁻11 m1 m2। अब हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, दो इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश समान ही होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर समान आवेश होगा और समान आवेश का मान होगा Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो भी बराबर होगा, बराबर होता ही है दोनों इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, और ये होगा 9.1 गुणा 10 की घात -31। तो ये मान हम रख देंगे, तो ये लगभग 10 की घात 43 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत क्षीण होता है और वैद्युत बल प्रबल होता है। तो अब इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे। अब इस पर पहले जो वेक्टर का जो सदिश रूप आपको समझाया था, इस पर हम एक न्यूमेरिकल पहले लगा दें। तो ये न्यूमेरिकल परीक्षा में कई बार आया है, इस प्रकार की न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में हमारे आते हैं उत्तराखंड बोर्ड में। तो ये है 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e के जो 2 बिंदु आवेश हैं ये स्मॉल a दूरी पर हैं।
बताओ कि तीसरे बिंदु आवेश Q को इनके मिलाने वाली रेखा पर कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो इसके लिए जैसे एक बिंदु आवेश है ये +9e, एक बिंदु आवेश है +9e और दूसरा बिंदु आवेश है +e, ये परस्पर ए दूरी पर रखे। अब इनको मिलाने वाली रेखा है ये हुई, इनको मिलाने वाली रेखा माना कि ये +9e और +e हैं, इनके नाम दे देते हैं। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। तो इनके मिलाने वाली रेखा के बिंदु सी पर एक +q आवेश रख दिया है। मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु सी है, इस पर +q आवेश रख दिया जो कि संतुलन में हो। अब ए की जो सी से दूरी है वो x है, तो जो +e या बिंदु B की जो दूरी होगी वो होगी a - x। अब हमें बिंदु C पर माने +q पर इसके कारण वैद्युत बल निकालेंगे। तो बिंदु C या Q पर +9e या बिंदु A दिख रहा है के कारण लगने वाला बल ये कहलाएगा, जैसे अभी समझाया था आपको, FCA, C पर A के कारण लगने वाला बल FCA बराबर 1/4πε0 9e इंटू Q/x²। यहां पर हमने कूलाम के नियम का सूत्र लगाया है। कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये सूत्र होता है। तो ये लगाया। अब हम तो ये FCA, अब इसकी दिशा ये धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसकी ये दिशा हो जाएगी, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसकी हम दिशा क्या लिखेंगे? दिशा लिखेंगे AC की ओर, AC की ओर, AC की ओर। इसी प्रकार बिंदु C पर B के कारण लगने वाला बल FCB बराबर 1/4πε0 Q1 माने E, Q2 माने Q बटे बीच की दूरी का वर्ग माने C और B के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी a - x का होल स्क्वायर। अब इसकी भी दिशा क्या होगी? तो ये भी +e है, ये +q है, तो दोनों समान प्रकृति के हैं, तो इसमें भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी। तो ये कहलाएगी FC पर FCB। तो इसको हम कहेंगे B से C की ओर, या दिशा BC की ओर,
क्योंकि Q संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे। तो वेक्टर FCA बराबर FCB, इन दोनों के मान बराबर होंगे, मापांक बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9E इंटू क्यू बटे ए स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E इंटू क्यू बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ जगह नहीं बची है, इसलिए हम चलो पहले यही लिखते हैं। ये इससे कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बटे ए स्क्वायर बराबर 1 बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लगाते हैं, वर्गमूल ले लें। तो 3 बटे ए बराबर प्लस माइनस 1 बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे ए बराबर 1 बटे, अरे स्क्वायर नहीं होगा, वर्गमूल लिया है तो ये भी स्क्वायर नहीं होगा, ये धोखे से मिस्टेक हो गई। तो ए माइनस एक्स, अरे सॉरी, ये तो स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर रहेगा और ये स्क्वायर नहीं होगा। देखो ये है 9 यहाँ बचा था, 9 बटे ए स्क्वायर बराबर, ये सब कट गया था, 1 बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 9 बटे ए स्क्वायर का वर्गमूल लिया था तो 3 बटे ए हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा। तो एक बार हमने धन चिन्ह लिया है तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, कड़ी गुणा करेंगे 3a माइनस 3x बराबर a। इस 3x को उधर ले जाएं, a को इधर लाएं, 3a माइनस a, 3a माइनस a बराबर 3x, तो 2a बराबर 3x, x बराबर हो जाएगा 2a बटे 3। अब हम ऋण लेंगे तो 3 बटे a बराबर ऋण 1 बटे a माइनस एक्स। तो ऋण 1 बटे a, यहाँ ऋण हो जाएगा तो ये ऋण का आएगा। अब ये ऋण इधर आएगा तो ये धन का हो जाएगा। तो 3a और a ये हो जाएगा 4a, तो यहां हो जाएगा 4a बराबर 3x, तो x बराबर हो जाएगा 4a बटे 3। जो 4a बटे 3 है ये मिलाने वाली रेखा से बाहर आएगा, इसलिए यह असत्य हो जाएगा, अमान्य होगा, ये मान्य नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा, इसलिए यही उत्तर सही माना जाएगा। एक बार फिर देखो, संतुलन की अवस्था में है तो दोनों के मान बराबर होंगे, तो मान बराबर कर दिया तो ये आया। एक बार हमने धन चिन्ह लिया तो धन चिन्ह लेने पर इस तरह से ये आएगा। अब ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ ऋण आ जाएगा, तो ऋण 1 का a में गुणा करोगे तो ये ऋण हो जाएगा, इसके लिए ऋण हो जाएगा, इधर आएगा धन हो जाएगा, तो ये इस तरह से हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये इसके लिए सत्य है। तो इससे जो संबंधित प्रश्न है, ये इस प्रकार के से संबंधित प्रश्न कम से कम 2-2 न्यूमेरिकल आप अपने अपने घरों में लगा लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे।